तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा सबसे लंबा चैप्टर रहने वाला है इस पूरे जो हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। अब लंबा चैप्टर आपको इस पेज गिन के तो नहीं लगाया, लेकिन इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं और जो कि काफ़ी एक दूसरे से अलग है और सबकी एक सेपरेट लेवल पे इम्पोर्टेंस है। तो उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको समझना आसान होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा क्योंकि सिंपल सी बात है, मुझे समझाना आसान होगा क्योंकि फिर मैं बार बार दिमाग के अनुसार कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत कब पड़ेगी। तो सबसे पहला जो पोर्शन आता है उसमें हम बात करने वाले हैं इसके ग्लाइसिन्स के बारे में और उसके अलावा जो थोड़े बहुत और जो अमाइनो एसिड है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो पहला पोर्शन मान लीजिए, इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके समझाऊंगा। एक तरीके से जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके करूँगा क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका फिक्स मेरा है नहीं है कोई एक टॉपिक। तो इसमें पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्लाइसिन के बारे में। तो ग्लाइसिन का सिंपल सी बात है, सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, यूटिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पहला सिंथेसिस रहता है कि सिरिंज से होता है। सिरिंज से क्या होता है कि एक तरीके से जो उसमें हाइड्रोजन वाला जो होता है बीटा हाइड्रोजन उसको निकाल लिया जाता है, उससे क्या बन जाता है ग्लाइसिन बन जाता है। एक तो ये है और उसके अलावा थ्रियोनिन से बन जाता है एक तरीके से। तो ये तो सिरिंज से बनता है हमारा। 2 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या चीज़ों से बनता है, क्या क्या चीज़ें बनाता है। एक तो सिरिन से बनता है, एक तो थ्रियोनिन से बनता है। थ्रियोनिन से किसकी सहायता से बनता है ये बनता है हमारे एक तरीके से थ्रियोनिन एंडोलेज से या एल्डोलेज के एल्डोलेज की सहायता से बनता है। और तीसरा सिंपल सी बात है जो इसका एक तरीके से जो एक पूरा जो होता है सिंथेसिस वाला है वो इसे रिवर्सिबल होता है, क्लेविस सिस्टम होता है, उससे बनता है। तो क्लेविस सिस्टम में बता देता हूँ। ग्लाइसिन क्लेवेज सिस्टम में क्या होता है कि जो ग्लाइसिन होता है वो अपने जो पार्ट्स जो होते हैं उसमें टूट जाता है। तो ग्लाइसिन जो होता है तरीके पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ग्लाइसिन से क्या निकलता है, तो पहले तो CO2 निकलती है पहली रिएक्शन में, फिर उसके बाद क्या NH3 निकलता है दूसरी रिएक्शन में, और उसके अलावा एक तरीके से 1 कार्बन ग्रुप निकलता है, या टाफ्टा कह सकते हैं, या 1 कार्बन ग्रुप निकलता है। अब 1 कार्बन ग्रुप का मतलब कभी भी समझ लीजिए कि एक कार्बन अलग से आ गया। 1 कार्बन का मतलब है कि उसने टाफ्टा जो होता है हमारा टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, उसको क्या करता है टेट्रा हाइड्रोफेलिक एसिड, उसको इसमें चेंज करता है मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफेलिक एसिड में चेंज कर देता है। ये होता है 1 कार्बन ग्रुप हमारा, ये सिस्टम रहता है। रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो उसकी ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जैसे ग्लाइसिन होता है वो सिंपल सी बात है, उसमें से पहले CO2 निकलता है, फिर क्या बन जाता है हमारा एक तरीके से एमाइनो मिथाइल ग्लाइसिन बन जाता है, और उससे अमाइनो मिथाइल ग्लाइसिन से फिर ये हमारा बनता है NH3। इस प्रक्रिया में क्या होता है हमारा ये जो टाफा है वो क्या होता है एक तरीके से मिथाइल टाफा में चेंज होता है, यानी कि तो 1 कार्बन ग्रुप निकल गया हमारा। और उसके अलावा क्या होता है हमारा NH3 से बन गया। उसके अलावा ये डीहाइड्रोजनेशन वाली प्रक्रिया होती है, लेपोनामाइड यूज़ किया जाता है, उसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। ये चीज़ें तो इस तरीके से टाफा बन गया। ये होता है हमारा ग्लाइसिन क्लावेज सिस्टम। ये इससे पूछ सकता है ग्लाइसिन क्लावेज सिस्टम क्या होता है। इससे रिलेटेड मेन चीज़ आपसे पूछी जाती है डिजीज के बारे में बात करें। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मान के चले उससे ये तीनों चीज़ें पकड़ा दी जाए तो वो ये ग्लाइसिन भी बना सकता है, इसलिए ग्लाइसिन फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है ग्लाइसिन क्लेवेज सिस्टम का। ये चीज़ ध्यान रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों दिशा में होती है। डीजी आती है वो आती है हमारी नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया। उसमें क्या होता है इसके सिस्टम का डिफेक्ट होता है, ये सिस्टम डिफेक्ट होता है एक तरीके से। डिफेक्ट क्या बन जाएगा तरीके से नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया बन जाएगा। और नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया से हमको क्या सिस्टम मिलेगा, सिम्टम क्या मिलेंगे आपको, मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा, और क्या मिलेगा एक तरीके से सीजर से देखने को मिल सकते हैं।
ग्लाइसिन का कंटेंट है वो एक तरीके से बढ़ जाएगा ब्लड में। ये चीज़ होगी और कुछ ऐसा कुछ खास होने वाला है नहीं इसमें। ये चीज़ होती है। उसके अलावा उसका डिग्रेडेशन की बात करिए चलें, ग्लाइसिन से एक तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं बाई प्रोडक्ट में। जब मैं उसके बारे में बातचीत करूँ, एक तो क्या है जो ऑक्जेलेट या पायरुवेट वगैरह बना सकता है, उसके जो बारे में बातचीत हम करते रहते हैं, काफ़ी सारे अमीनो एसिड में करते हैं, वो कहीं ना कहीं से पहुँच जाएगा, उसके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। पहला ये चीज़ आती है हमारा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है एक मात्र साइकिल साइकिल पूछेगा आपसे, जैसे ग्लाइसिन के लिए सिस्टम हमारा पूछता नहीं है, तो वो पूछता है हमारे से कार्निटिन वगैरह का सिंथेसिस पूछता था। कार्निटिन एक क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिन सिंथेसिस के बारे में पूछता है। क्रिएटिन सिंथेसिस कैसे होता है, तो वो हमारे आर्जिनिन भी यूज़ किया जाता है उसमें। आर्जिनिन किस में डलता है, ऑर्निथिन में, और ग्लाइसिन बन जाता है हमारे क्रिएटिनिन में। ग्लाइसिन बन जाता है हमारा इसलिए ग्लूकोनिक एसिटिक एसिड में। ग्लूकोनिक एसिडिक एसिड से आगे चल के ये बनते हैं रिएक्शन में। सिंपल सी बात है, ये सेम से बनकर था क्या बनता था, SAH। और ये रिएक्शन में बताऊंगा सेम क्या होता है, इसके बारे में जैसे दूसरे पार्ट में चर्चा होगी वैसे मेन। बाकी मैं बता दूं ये तेरे मिथियोनिन से बनता है, जिसका नाम होता है एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। एस एडिनोसाइल मिथियोनिन और एस एडिनोसाइल हिमोसिस्टीन, ये चीज़ होती है। अब एस एडिनोसाइल मिथियोनिन और एस एडिनोसाइल मिथियोनिन में क्या होता है अंतर, वो ये होता है कि ये एक तरीके से इसमें मिथाइल ग्रुप डोनेट कर दिया जाता है, तो ये टाफ्टा काम कर रहा था मिथाइल ग्रुप डोनेट करने का, और ये भी है एक तरीके से मिथाइल ग्रुप डोनेट करने का काम कर रहा है, तो इस तरीके से उसको मिथाइल ग्रुप है वो जुड़ जाता है। तो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाने से वो बन जाता है हमारा जो मेन प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। क्रिएटिन बन जाता है, एक चीज़ है। कुछ जगह पे लिखा जाता है क्रिएटिन से क्रिएटिन फास्फेट बन जाता है, जैसे फास्फेट क्रिएटिन फास्फेट ATP से, वो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वो एनर्जी स्टोरेज के रूप में रहता है। उसके अलावा कहाँ यूज़ किया जाता है क्रिएटिन सिंथेसिस के अलावा, ये हीम सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। इसकी लंबी प्रक्रिया वहीं पे चैप्टर के अनुसार चले जाएंगे। प्यूरिन सिंथेसिस के बारे में बात करें तो वो भी वहीं पे लंबी प्रक्रिया है, वो भी सिंथेसिस। उसके अलावा ग्लूटाथायोन सिंथेसिस के बारे में बात करें तो ग्लूटाथायोन कैसे सिंथेसिस होता है, तो ग्लूटाथायोन के बारे में बताएं तो ग्लूटामेट और सिस्टीन जो होते हैं हमारे, वो उससे गामा ग्लूटाराइल सिस्टीन बनाते हैं, वह ग्लूटामाइल सिंथेसिस से बनता है हमारा ग्लूटाथायोन। चलो इसके बारे में चर्चा करिए, तो सिस्टीन में नहीं करूँगा, वैसे सिस्टीन में करने की सोच रहा था मैं। तो इससे क्या होता है, ग्लूटामेट क्या बनता है, इस तरीके सिस्टीन से पहले क्या बनाता है, सिस्टीन से बांध करके ग्लूटा माइल सिस्टीन बनाता है। ग्लूटामाइल सिस्टीन जो होता है फिर वो फिर ग्लाइसिन यहाँ पर रोल आता था ग्लाइसिन का, उससे एक्ट करके क्या बनाता है हमारा ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज वगैरह पढ़ा होगा आपने, RBC के मेमोरी की इंटीग्रिटी बनाने के काम में आता है। उसके अलावा ग्लूटाथायोन का सिस्टम होता है मिस्टर साइकिल में पढ़ा होगा। इसके बारे में हम तभी बात करेंगे, मैंने बस सिंथेसिस के बारे में बता दिया। तो एक तरीके से ये होता है ग्लाइसिन के बारे में, एक तरीके से बाइल एसिड के कॉन्जुगेटिंग एजेंट है, इसके बारे में मैं चर्चा करी नहीं थी। जब मतलब लास्ट लेक्चर होगा शायद तब टाइम बचेगा तब मैं चर्चा करूँगा, अभी मैं इसकी करने बैठ रहा हूँ। पहले मेटाबॉलिज्म पूरा खत्म करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसे अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। फिर आता है, फिर हम ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। और ग्लाइसिन सिंपल सी बात है कोलेजन का भी पार्ट होता है, मैंने बताया था उस समय। तो कोलेजन का पार्ट होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन में ही भाग लेता है। तो ये एक तरीके से सफिशिएंट है आपके फॉर्मेशन के रूप में। एक तरीके से लास्ट में और नॉट लीस्ट एक डिजीज आती है, उसके बारे में बता करेंगे, प्राइमरी हाइपर ऑक्सीजन के बारे में। प्राइमरी हाइपरऑक्सीजन के बारे में बात करके चले। इसमें क्या होता है, तो एक प्रोटीन टारगेटिंग डिफेक्ट होता है।
प्रोटीन टारगेटिंग डिफेक्ट होने से क्या होता है, एक तरीके से प्रोटीन मतलब जीन तो सही ट्रांसलेट हुई, पर हम जहाँ प्रोटीन बनाना चाह रहे थे वहाँ पे बनाने दूसरी जगह बन गया। तो इसका जैसे एग्जाम्पल रहता है हमारा इस तरीके से एनालिन एंजाइम की बात करें, एंजाइम होता है मेन एनालिन ग्लूकोऑक्जेलेट एमाइनो ट्रांसफरेज। ये पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है, नोक्सोया में पेरोक्सिसोम में ना प्रेजेंट होके कहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हो जाता है इन पेशेंट की बात करें। ये एक तरीके से ये पेशेंट के अंदर पैदा होता है, जिस कारण ये इनएक्टिव रहता है, जिसके कारण क्या मिलता है हमें, एक्यूमुलेशन मिलता है ऑक्जेलिक एसिड का या ऑक्जेलिक एसिड का एक्सक्रीशन मिलता है एक तरीके से यूरिन में। ऑक्जेलिक एसिड है ऑक्जेलेट का जी। अब ये एक सिंपल सी बात है, क्रिस्टल जमा हो जाएंगे जिसके कारण क्या बन जाएगा, हमारा रीनल कोलिक बन सकता है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्जेलेटेड क्रिस्टल ही तो है, तो क्रिस्टल रीनल कोलिक बन सकता है, हिमेच्यूरिया बन सकता है, क्योंकि ये वो सिंपल सी बात है ब्लड निकाल सकते हैं इस तरीके से, इंजर्ड कर सकते हैं इस तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ हो सकती है, सिंपल सी बात है। और दूसरा क्या होता है कि जो टाइप 2 होता है इसमें, उसमें क्या होता है एक तरीके से इसके टाइप 2 में जो ये तो प्राइमरी है ये इसका जो टाइप 2 होता है उसमें क्या होता है कि इसको जो ग्लूटा ग्लाइकोक्सिलिक एसिड को जो निकालने वाली प्रक्रिया जो की जाती है हमारे द्वारा, वो की जाती है एक तरीके से ग्लाइकोक्सिलेट ऑक्सीडेज के द्वारा, उसकी कमी हो जाती है, उसमें डिफिशियंसी होती है हमारी। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स सेम रहते हैं। ये चीज़ तो हमारे हो गया एक ग्लाइसिन पूरा। फिर मैं छोटे छोटे तरीके से बात करके चलूँ, सीरीन की बात करके चलूँ, सीरीन का मेन हमसे बल जाता है, हमने तो ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म में उसका पढ़ लिया था, तो ग्लाइसिन तो बन ही सकता है उससे। और उसके अलावा सीरीन पायरुवेट भी बना सकती है, और वो चीज़ आती है मेन चीज़ इससे आ जाती है, वो आती है इस तरीके से, वो आती है कोलिन सिंथेसिस का इससे, और कुछ ऐसा कुछ खास जुड़ा रहता नहीं है इससे, कोलिन सिंथेसिस जुड़ा रहता है। कोलिन सिंथेसिस की बात करके चलें, सीरीन आता है, सीरीन से क्या बनता है हमारा, इथियोनामीन, इथाइनोनामीन बनता है। और इथाइनोनामीन के बाद फिर हमारा 1 कार्बन वाले ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं, 1 कार्बन पूल। तो इथाइनोनामीन से हमारे देश में तो CO2 निकल रही है, फिर एक तरीके से फिर 1 कार्बन पूल स्टार्ट हो गया। तो अब 1 कार्बन पूल इधर CH3 जुड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। ये 1 कार्बन पूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इनमें ही रिएक्शन चलती है, काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ये और जगह रिपीट होती नहीं है। फिर आपको रिएक्शन आप यहीं यहीं याद कर लेंगे इन चीज़ों की 1 कार्बन पूल की, तो आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर आपको बहुत समस्या आएंगी इसके बारे में, क्योंकि ये हालात हर जगह आती नहीं है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए। हाँ, तो इसलिए फिर इथाइन तो इथियोनामीन बन गया, उसके फिर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो मिथाइल बन जाएगा। तो एक और 1 कार्बन ग्रुप जुड़ेगा। फिर एक और 1 कार्बन जुड़ेगा, 3 1 कार्बन ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक जैसे CO2 ग्रुप है कार्बन, लास्ट में बन जाएगा कोलिन। ये चीज़ ध्यान रखना, 1 कार्बन 1 कार्बन पूल है, बाकी और कुछ है नहीं, लास्ट में 3 स्टेप है, कोलिन बन जाता है हमारा, और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। कोलिन आपको पता ही है, कोलिन से क्या बनता था हमारा, एसिटाइल कोलिन है, क्योंकि पैरासिम्पेटेटिक में एक तरीके से मेन न्यूरो ट्रांसफर होता है, नहीं तो वैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कहते हैं मेन ट्रांसमीटर यही होता है, एसिटाइल कोलिन बन सकता है इससे, ये चीज़ होती है। तो एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस पूछ सकता है, बाकी मेरे हिसाब से सीरिन पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते हैं नहीं है, सीरिन के बारे में बात करी चलें, इसकी ये खास है। फिर उसके अलावा सीरिन का यूज होता है एक तरीके से सेलेनोसिस्टीन फॉर्मेशन में यूज होता है।
सेलेनोसिस्टीन 21वां अमाइनो एसिड था हमारा। तो सेलेनोसिस्टीन के में बनाने में सिंपल सी बात है, सेलेनोसिस्टीन मैंने बताया था कि नॉन इसेंशियल है, यानी कि तो शरीर के अंदर ही बनना था, सिंपल सी बात शरीर के अंदर ही बनता था। तो सिंपल सी बात है, यानी कि सीरीन भी बनना शरीर के अंदर, उसकी वाली बात है। तो ये इसमें ये मेन पता होना चाहिए कि सेलेनोसिस्टीन बनता है हमारे सीरीन से। तो उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, पहले तो आते हैं सेलेनियम। सेलेनियम का मेन योगदान रहता है, सेलेनियम एटीपी से बनते सेलेनियम फास्फेट बना देते हैं हमारा मेन। फिर सेलेनियम फास्फेट जो होता है वो एक तरीके से रिएक्शन करता है हमारे सीरीन के संग, जिसके क्या बनता है तो सेलेनोसिस्टीन बन जाता है। बहुत आसान है पहचानना, सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा कुछ खास सिस्टम नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेलेन और सिस्टीन से ये समझ लेते हैं कि सिस्टीन यूज हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीरीन यूज होता है। और सेलेनियम तो पता ही रहती है आपको कि सिंपल सी बात, सेलेनियम सिस्टीन और सेलेनियम तो यूज होगा ही इसमें, तो सेलेनियम पता रहती है। इसमें बस ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन मत कर देना कि सिस्टीन लिखे आए उसकी जगह, सिस्टीन अलग अमाइनो एसिड है, ये इसमें सिंपल सी बात है हमारा सेलेनियम यूज हो रहा है। तो ये चीज़ है। बाकी फिर हम मिथियोनिन और उसके आगे का पोर्शन के बारे में जो दूसरा पार्ट रहेगा उसके बारे में अलग से दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसमें आपको मेन समझना है ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन के बारे में समझना है। उसको जो दूसरी दो चीज़ थी हमारा नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया, और सिंपल सी बात है जो हमारे प्राइमर हाइपर ऑक्सील्यूरिया थे उसके बारे में समझना है, मेन चीज़ ये है। और कोई ऐसा कुछ खास सिस्टम नहीं है। सीरीन का बस मेन कोलिन में यूज होता है, जिसकी रिएक्शन भी काफ़ी आसान है। बस थोड़ा सा ये एथियोनामीन आपको याद रखना, फिर तो वो 1 कार्बन पूल की रिएक्शन चल रही है 3-3, फिर वो जुड़ते चली जाएंगी और कुछ नहीं है। और सीरीन वाला तो काफ़ी ईजी है, सेलेनोसिस्टीन सिंथेसिस का ये चीज़ है। तो हम दूसरा पोर्शन के बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।